मुद्दत मिन लिसानी क़ौली। तो जैसा कि मैंने कहा कि हमने काफ़ी सी हासिल गुफ्तगू की इससे पहले एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई पे अपने पिछले अयाम में और पिछले कुछ लेक्चर्स के अंदर। लेकिन आज जब हम बात करें, दीज आर द दोज पॉइंट्स ऑन विच स्टूडेंट इज लूजिंग a little amount of marks, likewise 2 marks, 3 marks, which should not be you should give up very easily, because we have to score each and every marks, because even 1 marks make a big difference for us। कि अगर हम 48 में तो 1 मार्क्स ले लिया, 49 पे चले गए, 49 पे चले गए तो आई कैप में मोस्टली 49 वाले को फेल करना पसंद नहीं किया जाता, उसका पेपर रीचेकिंग के लिए भेजा जाता है, अमूमी तौर पे 49 पे फेल नहीं किया जाता। तो एक एक नंबर के ऊपर हमारी जंग जारी चली जाती। तो लिहाजा यहाँ पे वो सब्जेक्ट हैं या वो टॉपिक्स हैं जहाँ पे हमें ये महसूस होता है कि स्टूडेंट हम हर नंबर लूज़ कर रहे हैं, जबकि उसका सारा बेसिक कॉन्सेप्ट उसका क्लियर भी है। तो चलिए इसके ऊपर बात करते हैं और देखते हैं कि हमें किस तरह से इसको लेके चलना है कि आपके ये बेसिक नंबर किसी भी तरह लूज होने नहीं चाहिए। चलिए जी, सबसे पहली बात तो इसके ऊपर करते हैं कि एक क्लासिकल और केनेजियन कॉन्फ्लिक्ट है। क्लासिकल और केनेजियन कॉन्फ्लिक्ट है और बड़ा तफसीली कॉन्फ्लिक्ट है। मैं इतनी तफसील में तो ज़ाहिर है नहीं जाना चाहता, लेकिन कम से कम उतना ज़रूर बताना ज़रूरी है जिसके साथ आप ये नंबर सिक्योर कर सकें। देखिए, केनेजियन स्कूल ऑफ थॉट जो है, केन्स का ताल्लुक जो है वो लंदन स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स के साथ है। लंदन स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स के साथ है। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि केन्स भी क्लासिकल इकोनॉमिस्ट में से ही था, लेकिन 1930s की कसाद बाजारी, शदीद डिप्रेशन ने उसके ख़यालात पर असर डाला और उसने रिसर्च का एंगल ही बदल के रख दिया और केनेजियन इकनॉमिक्स बिल्कुल यकसर मुख्तलिफ होके अलहदा हो गई और ये लोग लेटर ऑन फिस्कलिस्ट कहलाए। ठीक है, ये लोग लेटर ऑन फिस्कलिस्ट कहलाए। जबकि दूसरी तरफ क्लासिकल्स का दौर ख़त्म हो गया, लेकिन उनको नए दोस्त मिल गए जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में एक ग्रुप था जिसकी सरबराही कर रहे थे। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में एक ग्रुप था जिसकी सरबराही कर रहे थे, जस्ट अ मिनट जी, लेट मी राइट क्लियर। तो मैं ये लिख रहा था कि यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो अमेरिका में डॉक्टर मिल्टन फ्रीडमैन, ठीक है, ये भी नाम आएगा आगे आपके इस कोर्स में। डॉक्टर मिल्टन फ्रीडमैन का हम पढ़ेंगे लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व इन चैप्टर नंबर 11, मनी के चैप्टर में। तो दूसरी तरफ ये खड़े हो गए जो नए दोस्त मिले क्लासिकल्स को, इनको हमने न्यू क्लासिकल्स कह दिया, इनको हमने न्यू क्लासिकल्स का नाम दे दिया। तो कल जो आपने इक्विलिब्रियम पढ़ा था वो न्यू क्लासिकल्स का था और आज हम केनेजियन और न्यू क्लासिकल्स की बहस को लेके आगे चल रहे हैं। अब अगर मैं क्लासिकल्स, प्योर क्लासिकल्स की बात करता हूँ तो प्योर क्लासिकल्स तो ये कहते हैं कि जनाब जो दुनिया है इसके अंदर अगर मुईशतों में हुकूमतें मुदाखलत ना करें तो मुईशतें रहेंगी ही फुल एम्प्लॉयमेंट में, यानी इकॉनमी हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट में रहेगी अगर उसके काम में मुदाखलत ना की जाए। यानी उनके कहने का मतलब ये है कि अगर ये मेरा प्राइस लेवल है, ये मेरा प्राइस लेवल है और ये मेरा रियल आउटपुट है, ये मेरा रियल आउटपुट है, तो उनके कहने के मुताबिक ये लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व है जहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट फॉल करता है। तो उनके नज़दीक तो इक्विलिब्रियम इसी पर होता है और अगर इकॉनमी के मामलात में मुदाखलत ना की जाती तो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई दोनों ही इकॉनमी को जो है वो इक्विलिब्रियम पर ले आते। ठीक है जी, तो यानी उनके नज़दीक इकॉनमी में हमेशा
फुल एम्प्लॉयमेंट रहता है। किसके मुताबिक? क्लासिकल्स के मुताबिक। क्लासिकल्स का कहना है कि इकॉनमी हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट पे रहती है, हमेशा इकॉनमी फुल एम्प्लॉयमेंट पे रहती है। अगर कभी थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन भी हो तो डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस खुद ब खुद इसको मैनेज कर लेती हैं और इकॉनमी कभी भी इससे हटती नहीं है। ये किसका कहना है? ये कहना है क्लासिकल्स का। केन्स सवाल उठाता है, केन्स इस पे एतराज़ करता है। वो कहता है कि अगर इकॉनमी फुल एम्प्लॉयमेंट पे रहती है तो फिर तो पूरी दुनिया का जीडीपी, टाइम के एतबार से पूरी दुनिया का जीडीपी जो है वो स्मूथली बढ़ना चाहिए। हर मुल्क का जीडीपी इस तरह बढ़ना चाहिए, स्मूथ। लेकिन दुनिया में ये हालात नहीं है। दुनिया में तो हालात ये हैं कि पाकिस्तान हो, इंडिया हो, अमेरिका हो, बरतानिया हो, हर जगह मुईशतें हिचकोले खाती हैं। कभी बूम आ जाता है तो कभी डिप्रेशन आ जाता है, कभी डिमांड ज़्यादा तो कभी सप्लाई ज़्यादा। तो वो ये कहता है कि ये अगर आपकी बात ठीक होती तो फिर तो जीडीपी हर इकॉनमी का स्मूथ बढ़ता, फिर तो हमारे लिए मसाइल ही ना होते। तो हमारे लिए मसाइल क्यों है? मसाइल इसलिए हैं कि वो ये कहता है कि एक्चुअली आप इस कहानी को गलत बयान कर रहे हैं। सिचुएशन ये है कि आपका जो सिचुएशन ये है कि आपका जो लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व है, आपका जो लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व है, इक्विलिब्रियम ऑफ इकोनॉमी कभी तो इससे आगे जाकर हो रहा होता है और कभी इसके पीछे ही रह जाता है। यही वजह है कि इक्विलिब्रियम स्टेबिलिटी की तरफ आता नहीं, कभी आगे तो कभी पीछे। आगे गया तो बूम आ गया, पीछे गया तो डिप्रेशन आ गया। तो इस तरह इकॉनमी हिचकोले खाती रहती है। और बात भी फैक्ट है, ऐसा है भी। आप देखिए एक वक्त हमारा जीडीपी 5.6 था, फिर 1 से नीचे चला गया, अब फिर ग्रेजुअली ऊपर आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि केन्स ठीक कहता है। तो क्लासिकल्स का ख्याल ये है कि इकॉनमी हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट पर रहती है और इक्विलिब्रियम हमेशा लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम, लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई के ऊपर ही होता है। ये वही डायग्राम है जो गलती से कल बात हुई थी कि न्यू क्लासिकल मांगा था जिसके अंदर सरप्लस और शॉर्टेज गैप शो किया था, कल याद है आपको? और बच्चे ये बना के आ गए थे सिर्फ एक ही पॉइंट, और सरप्लस और शॉर्टेज डिस्कस ही नहीं करके आए थे, यानी सरप्लस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड रन आउट ऑफ स्टॉक जो है वो डिस्कस नहीं किया उन्होंने। तो ये क्लासिकल का ख्याल है। केन्स इत्तफाक नहीं करता। केन्स कहता है कि नहीं, इकॉनमी कभी ऊपर जाती है, कभी नीचे। ऊपर जाती है तो बूम आ जाता है, नीचे आ जाती है डिप्रेशन आ जाता है। और उसकी वजह वो ये बयान करता है कि आपका जो लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई है इस पर इक्विलिब्रियम रेयरली कभी आइडियली हो जाता है, वरना अदरवाइज यहाँ तो इससे आगे हो रहा होता है, यहाँ से पीछे हो रहा होता है। यहाँ तक की बहस अगर आपको समझ आई है तो जी लिखकर एंटर कर दीजिए। मैं ये समझूंगा कि आपको ये बात क्लियर है कि केन्स और क्लासिकल का इख्तलाफ क्या है। ठीक हो गई जी बात? तो अब हमें केन्स और क्लासिकल का जो डिफरेंसेस है उसका एक बेस तो समझ आया ना, कि वो कहते हैं जी फुल एम्प्लॉयमेंट पे इक्विलिब्रियम होना है, केन्स कहता है नहीं होता, या आगे होगा या पीछे होगा, कभी आइडियली हो सकता है ऊपर हो जाए। और उसके अंदर क्या है, यही वजह है कि दुनिया में बिजनेस साइकिल है, कभी बूम है तो कभी डिप्रेशन है, कभी पता लगता है स्टॉक इंडेक्स ऊपर चला गया, पता लगता है स्टॉक इंडेक्स नीचे गिर गया।
तो ये फ्लक्चुएशन क्यों है? फ्लक्चुएशन इसलिए है कि इंसान है और इंसान चलता है नफ्सियात से, और नफ्सियात चलती है एक्सपेक्टेशन से, और एक्सपेक्टेशन से इंसान कभी पैसिमिस्ट हो जाते हैं, कभी ऑप्टिमिस्ट हो जाते हैं। पैसिमिस्ट होते हैं तो इक्विलिब्रियम पीछे रह जाता है, गिर जाती है इकोनॉमी, और ऑप्टिमिस्ट हो जाते हैं उठा के ऊपर ले जाते हैं और फिर बूम आ जाता है। तो इसलिए इंसान की नफ्सियात है अप और डाउन चलता रहता है। इस चीज़ को जो इकोनॉमिस्ट हैं वो कहते हैं, या इसको कहते हैं आउटपुट गैप। ज़ाहिर अब तफसील तो बयान करनी पड़ेगी। आउटपुट गैप, अब ये आउटपुट गैप क्या है? ये आउटपुट गैप है बाय डेफिनेशन डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल आउटपुट एंड पोटेंशियल आउटपुट। द गैप बिटवीन एक्चुअल आउटपुट एंड पोटेंशियल आउटपुट। क्या मतलब? देखिए, ये पोटेंशियल आउटपुट है ना आपका, जिसको आप फुल एम्प्लॉयमेंट कह रहे हो। तो अगर पोटेंशियल आउटपुट से इक्विलिब्रियम आगे गया तो भी गैप बन गया, और पीछे रह गया तो भी गैप बन गया। दोनों सूरतों में गैप है, चाहे आप आगे गिर जाएं चाहे आप पीछे गिर जाएं, दोनों सूरतों में गैप है। इक्विलिब्रियम आगे आया तो भी गैप, पीछे आया तो भी गैप। तो ये जो गैप है जिसको आपने अभी कहा द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल आउटपुट एंड पोटेंशियल आउटपुट, दिस इज कॉल्ड आउटपुट गैप। ये इसकी डेफिनेशन। अब आउटपुट गैप जो है वो दो तरह के हैं। अगर ये आगे गिरता है तो ये पॉजिटिव गैप है, और अगर ये उससे पीछे रह जाता है तो ये नेगेटिव गैप है। कहने का मतलब ये हुआ कि ये अगर इक्विलिब्रियम इस हिस्से में आया तो इकोनॉमी में नेगेटिव गैप होगा, और अगर इक्विलिब्रियम इस हिस्से में गया तो इकोनॉमी में पॉजिटिव गैप होगा। सो इकोनॉमी में दो तरह के गैप हो सकते हैं। अगर आप फुल एम्प्लॉयमेंट से पीछे रहे तो नेगेटिव गैप, और अगर आप फुल एम्प्लॉयमेंट से आगे गए तो शाबाश, देन पॉजिटिव गैप। अच्छा, अब जो इनका नाम है पॉजिटिव और नेगेटिव गैप का, इनका एक दूसरा नाम भी है। यानी पॉजिटिव गैप को हम इन्फ्लेशनरी गैप कहते हैं। पॉजिटिव गैप को हम इन्फ्लेशनरी गैप कहते हैं। अब बच्चे क्या करते हैं कि इसके अंदर अक्सर नंबर लूज करते हैं। वो कैसे? अमूमी तौर पे इन्फ्लेशनरी गैप को डिस्क्राइब करने का कहा जाए तो वो डायग्राम बनानी शुरू कर देते हैं। वहाँ पर मैं मानता हूँ नंबर तो लूज नहीं होते, लेकिन वक्त ज़ाया कर देते हैं। जबकि इसको डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ ये एक स्टेटमेंट काफ़ी होती है, नंबर 1 स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट काफ़ी होती है, जबकि वो क्या करते हैं, वो डायग्राम बना के अपना कीमती वक्त बर्बाद कर देते हैं। जबकि अगर ये 2 मार्क्स के लिए पूछा गया है तो इतना ही काफ़ी है। एन इन्फ्लेशनरी गैप इज डिफरेंस बिटवीन करंट रियल आउटपुट एंड करंट रियल आउटपुट फॉल अबव द रियल आउटपुट एट फुल एम्प्लॉयमेंट। कि अगर आपकी एक्चुअल रियल आउटपुट या करंट रियल आउटपुट पोटेंशियल या फुल एम्प्लॉयमेंट रियल आउटपुट से आगे जाती है तो ये इन्फ्लेशनरी गैप है। बस इतना काफ़ी है। इसको आप क्रैमिंग करनी क्रैमिंग कर लें, कॉन्सेप्चुअली समझना है तो मैं भी समझा देता हूँ। तो पहली तो बात यह कि 2 मार्क्स के लिए इतना ही था, डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अमूमी तौर पे ये 4 या ज़्यादा मार्क्स के लिए देकर इसके साथ डायग्राम मांगी जाती है, 4 और अबव। क्या डायग्राम बनानी है? सिंपल डायग्राम है, कोई बड़ा जादूगरी नहीं है। गालिबन डायग्राम बनाने बच्चा जाएगा तो अगर मेरी प्रैक्टिस के मुताबिक चले तो उसे 30 सेकंड से ज़्यादा कॉस्ट नहीं करने चाहिए हैं डायग्राम बनाने। हालांकि कि मेरी स्क्रीन शीशे की है और इसके ऊपर मेरा पेन बहुत स्लिप होता है, तो फिर भी आप देखिए कि मैं साथ साथ बोलना भी होता है, तब भी मुझे मेरा नहीं ख्याल कि 1-1.5 मिनट से ज़्यादा मैं लगाता हूँ। ठीक है, तो आपने तो किसी को समझाना नहीं है, बस बना देना है। तो आप इससे भी जल्दी बना सकते हैं। ये लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व है, ये इसका फुल एम्प्लॉयमेंट है। अगर मुझे पॉजिटिव गैप शो करना है, इन्फ्लेशनरी गैप शो करना है, तो आपके मशवरे का मुझे इंतज़ार है कि मुझे इक्विलिब्रियम आगे मूव करना चाहिए LRS से या पीछे रखना चाहिए।
शाबाश जी, वेटिंग फॉर योर आंसर कि अबव आर बिलो। सो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स आर एग्री कि हमें इसे अबव रखना चाहिए, तो हम इसको अबव ले जाते हैं। ये हमारा एग्रीगेट डिमांड है, ये हमारा एग्रीगेट सप्लाई है, ठीक है जी। लेकिन ये जो हमारा एग्रीगेट सप्लाई है ये थोड़ा टेढ़ा है, और आपको पता है कि हमें हमेशा सीधी लाइन लगाने की आदत है, तो इसलिए शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व ये आ गया बच्चों। ये बन गया आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है जी। सो यहाँ से आपने ये फुल एम्प्लॉयमेंट से आगे चला गया आपका y1, और ये आ गया आपका प्राइस लेवल P1, ठीक है जी। एंड द गैप ओवर हियर, दिस गैप इज शोइंग inflationary gap. This gap is showing inflationary gap. So how you discuss it? Number one, आपने सबसे पहले डिस्क्राइब कर दिया इन्फ्लेशनरी गैप इज अ डिफरेंस बिटवीन करंट लेवल ऑफ रियल आउटपुट fall above the real output at full employment. दूसरी बात, you should make the diagram, and in diagram you should show some labels, write down some labels. कितने labels लगाने हैं इस डायग्राम में आप बच्चों ने? शाबाश, कितने labels की जरूरत है इस डायग्राम को? How many labels we need? We need 5 labels. On the x-axis real output, on the y-axis price level. LRAS is our long run aggregate supply curve, SRAS is our short run aggregate supply curve, and AD is our aggregate demand curve. Now the third point is, क्या बनाएंगे थर्ड पॉइंट? शाबाश, इस डायग्राम में तीसरा पॉइंट क्या होना चाहिए? जी हिना, महानूर, रेहान, अबीर, हिना जी, मोहम्मद अली। इनिशियल पॉइंट एक बनाए, और वो कौन सा होगा? द इनिशियल इक्विलिब्रियम पॉइंट। इनिशियल इक्विलिब्रियम पॉइंट, वो पॉइंट ई है। मैं तफसील नहीं लिखूंगा। अब आप जानते हैं कि ई पर क्या हुआ है। ई पर एडी ने कट किया है एस आर ए एस को, यानी एग्रीगेट सप्लाई को कट किया है, और यहाँ पे प्राइस लेवल P1 है, और रियल आउटपुट डिमांड भी हुई है, सप्लाई भी हुई है, वो है Y1, ठीक है जी। अच्छा, अब मसला ये है कि जो Y1 है ये आगे निकल गया है YF से, तो मैं यही पॉइंट दोबारा यहाँ पे ले आता हूँ। इस दफ़ा इस पॉइंट को मैं दो रेफरेंसेस के साथ ले आता हूँ। मैं लिखता हूँ द इन्फ्लेशनरी गैप इज़ द डिफरेंस बिटवीन करंट लेवल ऑफ रियल आउटपुट Y1, और इसके साथ एक लफ्ज़ निकाल देता हूँ विच fall above the real output at full employment, and that is YF, और फुल स्टॉप यहाँ ले जाता हूँ। तो ये एक्सप्लेन हो गया। पहले वो सेंटेंस इस्तेमाल हुआ था डिस्क्राइब करने के लिए कि इन्फ्लेशनरी गैप इज़ अ डिफरेंस बिटवीन करंट लेवल ऑफ रियल आउटपुट इज फॉल अबव द रियल आउटपुट एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। अब जब मैंने एक्सप्लेन किया तो अब मैंने साथ रेफरेंस ऐड कर दिया कि इन्फ्लेशनरी गैप इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द करंट लेवल ऑफ रियल आउटपुट Y1 which falls above the real output at full employment YF, full stop। डन जी। अगर समझ आ गया तो जी लिखकर एंटर कर दीजिए। अब देखिए ये 4 पॉइंट डायग्राम के साथ आ गए, तो एग्जामिनर के पास वो ऑप्शन नहीं है कि कोई आपका नंबर काटे, ठीक है। एग्जामिनर के पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है कि वो आपका नंबर काटे। उसकी वजह ये कि आपने लिख दिया कि इन्फ्लेशनरी गैप एक ऐसा गैप है जो फॉल करता है अबव द रियल आउटपुट एट फुल एम्प्लॉयमेंट। फिर आपने कर्व बनाए, डायग्राम बनाई, उसको एक्सप्लेन कर दिया, और फिर आपने लिख दिया कि इसके अंदर इनिशियल पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम ई है। जस्ट अ मिनट यार, ये जरा मैं अपना कनेक्ट कर लूँ इसके साथ चार्जर।
ये बड़ा ज़रूरी होता है। अच्छा बच्चों, नहीं तो सारी कार्रवाई बंद हो जाएगी। अच्छा चलिए जी, तो हमने कहा जी कि क्या होगा कि फोर्थ पॉइंट क्या होगा। फोर्थ पॉइंट ये होगा कि वही पॉइंट उठाकर नीचे ले आएंगे और सिर्फ इतना लिख देंगे, एक गैप बिटवीन द करंट, ये करंट रियल आउटपुट है बच्चों y1, और ये है आपकी रियल आउटपुट एट फुल एम्प्लॉयमेंट। दोनों के दरमियान ये जो गैप है, दिस इज गैप इज अ इन्फ्लेशनरी गैप। क्लियर जी, ठीक हो गया बच्चों। सेकंड पॉइंट रिपीट कर दें बेटा। सेकंड पॉइंट तो बिल्कुल ही क्लियर है कि आपको ये बताना है, ये तो मैं बचपन से समझा रहा हूँ। जिस दिन पहला डायग्राम बनाया था उस दिन बताया था कि लिखना है कि वाई एक्सिस पे रियल आउटपुट है, वाई एक्सिस पे प्राइस लेवल है, ठीक है जी, और एल आर एस एस मेरा लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व है, और एस आर ए एस मेरा शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व है, ए डी मेरा एग्रीगेट डिमांड कर्व है। ठीक हो गया? क्यों रेहान जाहिद, रेहान जाहिद भाई, ठीक हो गई बात। ये तो वही पॉइंट है जो बचपन से हम करते आ रहे हैं, यानी जब से ये कोर्स शुरू हुआ है ये बात चल रही है। अच्छा बच्चों, अब ये तो था आगे का मामला, लेकिन अगर फर्ज कर लीजिए कि ये आगे नहीं पीछे फॉल कर जाए, फॉल बिलो, सिर्फ पूरी डेफिनेशन में क्या फ़र्क डाल दिया जाए कि फॉल्स अबव की बजाय फॉल्स बिलो लिख दिया जाए, तो अगर फॉल्स बिलो लिख दिया जाता है तो ये क्या बन जाएगा, डिफ्लेशनरी गैप। द होल डेफिनेशन इज सेम बट यू जस्ट चेंज द वर्ड फॉल अबव की बजाय फॉल बिलो, तो देन इट इज डिफ्लेशनरी गैप, इट इज कॉल्ड नेगेटिव गैप। इट इज कॉल्ड नेगेटिव गैप। अब कैसे शो करेंगे इसको? अगर ये भी 4 मार्क्स के या इससे ज़्यादा के लिए आया है तो हम यहाँ पर इस साइड पर रखेंगे प्राइस लेवल, इस साइड पर रखेंगे रियल आउटपुट, यहाँ पे बना देंगे जी एक लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व। अब डिफ्लेशनरी गैप है और मुझे शो करना है नेगेटिव गैप, तो अब आपका मशवरा क्या है कि मुझे एक इक्विलिब्रियम आगे करना चाहिए, ऊपर करना चाहिए, या पीछे रह जाना चाहिए? इज इट अबव और बिलो? तो अब आप कह रहे हैं कि इसको बिलो होना चाहिए, पीछे होना चाहिए, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो अब ये अगर आप इसको इसके बिहाइंड रख देते हो तो ये एग्रीगेट डिमांड आ गया, ये एग्रीगेट सप्लाई आ गया, शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई, शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट बन गया। यहाँ से एक वर्टिकल लाइन गिरा दी नीचे, इसको उर्दू में हम अमूद कहते हैं, y1, और ये बन गया आपका हॉरिजॉन्टल लाइन, इधर ले गए तो ये प्राइस बन गया। अब यहाँ पर ये जो गैप आया है, दिस गैप, ये गैप कहलाएगा नेगेटिव गैप या डिफ्लेशनरी गैप। अब ये 4 पॉइंट का है, तो पहला नुक्ता तो डिस्क्राइब हो गया कि अगर आपकी जो करंट रियल आउटपुट है वो फुल एम्प्लॉयमेंट रियल आउटपुट से पीछे रह जाए तो ये डिफ्लेशनरी गैप है। दूसरा पॉइंट हमारा होना चाहिए लेबल्स का, कि डायग्राम में लेबल्स क्या लगाए हैं। डायग्राम में लेबल लगाए हैं बच्चों, बताइए कौन कौन सा लेबल लगा है, कितने लेबल लगाने हैं? शाबाश, हाउ मेनी लेबल्स? 5 लेबल्स। एक्स एक्सिस पे रियल आउटपुट है, वाई एक्सिस पे प्राइस लेवल है, एल आर ए एस हमारा एग्रीगेट सप्लाई कर्व है, हाँ जी, एस आर ए एस हमारा शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व है, और ए डी हमारा एग्रीगेट डिमांड कर्व है। तीसरा पॉइंट क्या होगा जी? वो वही होगा कि इनिशियल पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम हमारा जो है वो, इनिशियल पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम हमारा ई है, ठीक है जी, जहाँ पर एग्रीगेट डिमांड कर्व कट कर रहा है एस आर ए एस को, और यहाँ पे प्राइस लेवल P1 है
रियल आउटपुट y1 है, लेकिन ये रियल आउटपुट पीछे रह गई है किससे, हमारे फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से। इसलिए जो हमारा फोर्थ पॉइंट होगा वो ये होगा कि जनाब इसी पॉइंट को नीचे ले आऊँगा मैं और यहाँ पे लिख दूँगा कि जो आपका डिफ्लेशनरी गैप इज़ द डिफरेंस बिटवीन करंट लेवल ऑफ रियल आउटपुट y1 which y1 which falls below the real output at full employment yf, और फुल स्टॉप यहाँ पे ले आऊँगा, ये पॉइंट टी के साथ मिला देता हूँ। तो ये बच्चों आ गया, तो ये बन गया आपका डिफ्लेशनरी गैप। यहाँ तक कोई चीज़ मुश्किल है तो बताइए जी, शाबाश। बल्कि यूँ समझिए कि अगर क्लियर है तो जी लिखकर एंटर कर दीजिए ताकि हम आगे बढ़ सकें। तो अब हमें पता चल गया कि क्लासिकल्स कहते हैं जनाब कि इक्विलिब्रियम लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व पे होगा, फुल एम्प्लॉयमेंट ही रहेगी। केन्स नहीं मानता, केन्स कहता है कि यहाँ इकोनॉमी में बूम आएगा या डिप्रेशन आएगा, कभी ये इक्विलिब्रियम आगे आ जाएगा और कभी पीछे चला जाएगा। आगे आएगा तो पॉजिटिव गैप होगा, पीछे जाएगा तो नेगेटिव गैप होगा। आगे आएगा तो कहलाएगा पॉजिटिव गैप, यहाँ कहलाएगा इन्फ्लेशनरी गैप। इन्फ्लेशनरी गैप को एक्सप्रेस करेंगे इक्विलिब्रियम को आगे प्लेस करके, और डिफ्लेशनरी गैप को एक्सप्रेस करेंगे इक्विलिब्रियम को पीछे प्लेस करके। ठीक है जी, ये हो गया बच्चों। अब सवाल देख लीजिए, सवाल इतने रिपीटेड आते हैं कि मैंने अब अगले पेपर्स में से पिक नहीं किए। मैंने कहा यार एक ही तरह के सवाल बहुत होते हैं, फिर इतना टाइम भी नहीं होता, तो मैंने ये सवाल पकड़ा हुआ है जो 2014 का है। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फ्लेशनरी गैप इन एन इकोनॉमी, इलस्ट्रेट योर आंसर विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम, मार्क्स आर 6। एक डायग्राम बनाओ, इन्फ्लेशनरी गैप को एक्सप्लेन करो, 6 नंबर मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, तो पेपर में आमतौर पे इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी गैप ही आया, नेगेटिव पॉजिटिव के नाम से नहीं आया। लेकिन क्वेश्चन बैंक में फिर भी ये सवाल अभी भी पड़ा हुआ है, तो ख़तरा तो हो सकता है किसी वक्त एग्जामिनर इसे नेगेटिव या पॉजिटिव गैप कह दे और बच्चा घूम जाओ, ये नेगेटिव गैप तो सर ने कराया ही नहीं था। तो लिहाजा ये देखिए सवाल क्या है, डिफाइन एन आउटपुट गैप। आउटपुट गैप हम डिफाइन कर चुके हैं, इफ़ द रियल आउटपुट, एक्चुअल रियल आउटपुट is having difference with the full employment real output, that is called output gap. If actual output fall below or above then the full employment real output, we called it output gap. What is a positive or negative output gap? If real output fall above the full employment level, we called it positive gap, and if actual real output fall if actual real output fall above the full employment, we called it positive gap, and if actual real output fall below the full employment real output, we called it negative gap. अगर एक्चुअल रियल आउटपुट जो है वो फुल एम्प्लॉयमेंट से आगे गई तो पॉजिटिव, और अगर उससे पीछे गई तो नेगेटिव। उसके बाद कहते हैं जी एक ग्राफ बना दें, तो ग्राफ आप बना सकते हैं। ठीक है, उसकी वजूहात है, जो वजूहात यही हो सकती हैं कि इकोनॉमी में जो है वो पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हो जाए या नेगेटिव एक्सपेक्टेशंस हो जाए। अगर पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस होंगी तो ये आगे चला जाएगा, और अगर लोग पेसिमिस्ट हो जाएंगे तो ये पीछे चला जाएगा, यानी ये लोगों की सोच पर मुनहसर है। तो अभी इसको इतना ही रख लीजिए कि एक्सपेक्टेशन पॉजिटिव है तो इन्फ्लेशनरी गैप हो सकता है, नेगेटिव है तो क्या हो सकता है, नेगेटिव गैप हो सकता है या डिफ्लेशनरी गैप हो सकता है। अब उसके बाद स्प्रिंग 15 का सवाल तो बहुत दफ़ा रिपीट हुआ है, और जो स्प्रिंग 15 का सवाल रिपीट हुआ है उसके अंदर यही सवाल 6.10 भी है बैंक के अंदर। इसके 4 मार्क्स हो गए, चूँकि लेटर ऑन मार्क्स मैंने कहा था 4 या इससे ज़्यादा देता है। तो कहता है इलस्ट्रेट विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफ्लेशनरी गैप इन
द इकोनॉमी। इससे एक बात समझ आती है, वो इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी गैप इकट्ठे नहीं पूछता, अगर पूछता तो सिर्फ डिस्क्राइब करने के लिए कहता, 2 नंबर के लिए। तो आप इन्फ्लेशनरी डिफ्लेशनरी गैप को डिस्क्राइब कर दीजिए, 2 नंबर ले लीजिए, या नेगेटिव पॉजिटिव गैप को डिस्क्राइब कर दीजिए, 2 नंबर ले लीजिए। और अगर वो डायग्राम के साथ मांगता है तो फिर या तो वो मांगेगा हमसे इन्फ्लेशनरी गैप या मांगेगा डिफ्लेशनरी गैप। क्लियर जी? तो बच्चों यहाँ तक कोई चीज़ मुश्किल है तो बताइए, वरना जी लिखकर एंटर कीजिए, आगे बढ़ते हैं। जी बिल्कुल ठीक हो गया। अब देखिए, इन्फ्लेशनरी गैप 2 तरीकों से पूछा था उसने। एक तो उसने इन्फ्लेशनरी गैप ही स्ट्रेट अवे इसको कह दिया था, और दूसरा इसको क्या कह दिया था, पॉजिटिव गैप। लेकिन नेगेटिव गैप को 3 तरीकों से पूछता है। एक इसको नेगेटिव गैप कह देता है, या इसको डिफ्लेशनरी गैप कह देता है। ये तो दोनों अब आप बच्चों को अच्छी तरह याद हो गए होंगे। लेकिन एक नाम और है जिससे ये टर्म पूछी जाती है, और उसको कहते हैं इफेक्टिव डिमांड। इफेक्टिव डिमांड के तौर पे जब ये पूछा जाता है तो इसकी एक्सप्लेनेशन में बिल्कुल मामूली सा फर्क आता है, सिर्फ वे ऑफ थिंकिंग में थोड़ा सा फर्क आता है, लेकिन ये तीनों एक ही जैसे डायग्राम है। ठीक है जी? तो चलिए देखते हैं कि अगर इफेक्टिव डिमांड के नाम से पूछा जाए तो फिर आप इसको किस तरह से लिखेंगे। इफेक्टिव डिमांड के नाम से जब पूछा जाए तो आप हमेशा इस तरह लिखेंगे कि इफेक्टिव डिमांड इन एन इकोनॉमी, इफेक्टिव डिमांड इन एन इकोनॉमी exists if expenditure are stopped before an economy achieve its full employment। लेवल। इफेक्टिव डिमांड एग्जिस्ट करती है एक इकोनॉमी में अगर इकोनॉमी के लोग अपने अखराजात रोक लेते हैं इससे पहले कि इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट पर पहुंच जाए। कैसे? देखिए, ये प्राइस लेवल है एज यूजुअल, ये रियल आउटपुट है, अब वो एक्स एक्सिस वगैरह का तो आप मैनेज कर लेंगे ना यार, इतनी दफ़ा कर दिया, अब आपको पता होना चाहिए कि अगर ये डायग्राम बनाना पड़ा तो हमने एक्स एक्सिस लेबल वगैरह लगाने हैं ध्यान से। ये आपका लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व है। ठीक है जी? यहाँ फुल एम्प्लॉयमेंट है। इकोनॉमी के लोगों ने क्या किया है, चाहे वो कंज्यूमर है या वो सेलर है, यानी या प्रोड्यूसर है या कंज्यूमर है, दोनों ने ये किया है कि इकोनॉमी चल रही थी, अपना काम कर रही थी, लेकिन दोनों ने ये अखराजात रोक दिए। कहाँ पे आके? प्रोड्यूसर ने यहाँ आके प्रोडक्शन रोक दी और कंज्यूमर ने यहाँ आके कंजम्पशन रोक दी। जाहिर है दोनों एग्री हुए तो दोनों ने रोकी है ना, तो अखराजात दोनों ने रोक दिए। प्रोड्यूसर इससे आगे प्रोड्यूस करने के लिए इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं है, उसने भी अखराजात रोक दिए, और कंज्यूमर इससे आगे कंज्यूम करने को तैयार नहीं है, जबकि इकोनॉमी के अंदर अभी पोटेंशियल बाकी है। पोटेंशियल इज स्टिल देयर, इकोनॉमी के अंदर पोटेंशियल अभी बाकी है। कहने का मतलब ये हुआ कि केन्स ये कह रहा है, केन्स ये चीख चीख के कह रहा है कि अखराजात बढ़ाओ, अखराजात बढ़ाओ, तुम्हारी इकोनॉमी में इफ़ेक्टिव डिमांड मौजूद है,
इफ़ेक्टिव डिमांड का मतलब ये है कि पोटेंशियल तुम्हारा है 120 किलोमीटर पर आवर और तुम गाड़ी चला रहे हो 80 किलोमीटर पे, तो 40 किलोमीटर का इंजन में भी कैपेसिटी है, वक्त भी बच सकता है, लेकिन तुम नहीं कर रहे। तो ये दोनों साइड से है कि कंज्यूमर ने भी अखराजात रोक दिए और प्रोड्यूसर ने भी अखराजात रोक दिए और दोनों ने एक्सपेंडिचर स्टॉप कर दिए, जबकि इकोनॉमी अभी फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव करने जा ही रही थी। तो इसका मतलब है ऐसी इकोनॉमी जिसमें एम्प्लॉयमेंट लेवल या एक्चुअल आउटपुट जो है वो फुल एम्प्लॉयमेंट से पीछे है या फुल पोटेंशियल से पीछे है, उसमें अभी डिमांड बाकी है, उसमें फिल्म अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो वहाँ पे भी फिल्म बाकी है, चूँकि अभी फुल एम्प्लॉयमेंट पे तो आप पहुँचे ही नहीं है। तो इस इकोनॉमी में इफ़ेक्टिव डिमांड मौजूद है। अगर थोड़ी सी कंज्यूमर हिम्मत करें, अखराजात बढ़ाएं और थोड़ा सा प्रोड्यूसर हिम्मत करें कि वो इन्वेस्टमेंट करें, तो इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट पे जा सकती है। ये दास्तान पाकिस्तान की इकोनॉमी की है, वेयर पोटेंशियल इज स्टिल देयर एंड बोथ बायर एंड प्रोड्यूसर आर डिसअपॉइंटेड। दोनों ही डिसअपॉइंटेड हैं, दोनों ही पैसिमिस्ट हो गए। अगर दोनों थोड़ी सी हिम्मत मारे कि कंज्यूमर थोड़े अखराजात बढ़ा दें, प्रोड्यूसर थोड़ी इन्वेस्टमेंट बढ़ा दें, तो इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट पे जा सकती है। जी बच्चों, ये कुछ मुख्तलिफ नहीं है आपके डिफ्लेशनरी गैप से, सिवाय इसके कि इसके अंदर एक इल्ज़ाम ही लगाना है ना कि जनाब आपने अखराजात रोक दिए, और कुछ भी नहीं करना। जी बच्चों, क्लियर जी? शाबाश। मैं ज़रा लिख भी लूँ कि मैंने कितना करा दिया है। तो इफ़ेक्टिव डिमांड तक पढ़ा दिया है। अच्छा, तो बच्चों यहाँ तक बात क्लियर हो गई कि आज के अभी तक के लेक्चर में केन्स का और जो क्लासिकल्स हैं उनका इख्तलाफ बताया कि केन्स कहता है कि क्लासिकल्स कहते हैं कि इक्विलिब्रियम फुल एम्प्लॉयमेंट पे होगा, केन्स कहता है नहीं, या आगे होगा या पीछे हो जाता है। और जब भी आगे होता है बूम आता है, जब पीछे जाता है तो डिप्रेशन आता है। तो वो ये कहता है कि जब आगे जाता है तो उसको इन्फ्लेशनरी गैप या पॉजिटिव गैप कहते हैं, जब पीछे आता है तो उसको हम डिफ्लेशनरी गैप कहते हैं, नेगेटिव गैप कहते हैं। और इसी एक नेगेटिव गैप को हम इफ़ेक्टिव डिमांड का नाम भी देते हैं, और ये मानते हैं कि बायर और सेलर दोनों ने अखराजात रोके हैं और इकोनॉमी डिफ्लेशन में रह गई है, उसके अंदर अभी पोटेंशियल रिमेन है, उसके अंदर अभी इफ़ेक्टिव डिमांड मौजूद है। तो ये बच्चों हो गया हमारा एक एस्पेक्ट। दूसरा इख्तलाफ जो है केन्स का वो ये है कि आप बच्चों को तंग कर रहे हैं। एक तरफ आपने लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई बनाई हुई है, ठीक है, दूसरी तरफ आपने शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई बनाई हुई है। बच्चों के साथ आप क्या करना चाहते हैं? वो ये कहता है कि मैं एक ऐसी कर्व बना सकता हूँ जो इन दोनों को रिप्रेजेंट करेगी और एक और चीज़ भी रिप्रेजेंट कर देगी। हमने पूछा जी कौन सी? वो कहता है जी देखिए बात सुनिए, मेरे नज़दीक जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व है उसके अंदर एक पार्ट ऐसा होना चाहिए एक पार्ट ऐसा होना चाहिए, एक पार्ट ऐसा होना चाहिए, एक पार्ट ऐसा होना चाहिए। हमने इन पार्ट्स को अलहदा करने के लिए ए बी सी और ए एस का नाम दे दिया। वो कहता है ए से बी तक, ए टू बी, ये मिनिमम पोटेंशियल ऑफ इकोनॉमी है और इसको वो हॉरिजॉन्टल रेंज कहता है। हॉरिजॉन्टल रेंज ये वो मिनिमम पोटेंशियल है जिसके नीचे इकोनॉमी अमूमी तौर पे आती ही नहीं है। ये उसकी वो ज़मीनें हैं और वो पानी है जो हर सूरत नेचुरली काम कर रहा है। दरख्त उग रहे हैं बारिशों से, फसलें काश्त की जा रही हैं, तो ये वो लेवल है जो मिनिमम है जो इकोनॉमी दे ही रही है। नेचुरली फल उग रहे हैं, नेचुरली पानी बह रहा है, नेचुरली दरख्त उग रहे हैं, लकड़ी उग रही, ये तो पोटेंशियल मिनिमम है जो है ही है। जैसे पाकिस्तान की इकोनॉमी में ज़रखेज़ ज़मीनें हैं, पानी है, तो अल्लाह की देन है, ये तो है ही है कि अगर इकोनॉमी फ्लोर से भी लगा दी गई है, क्रश हुई पड़ी है, तब भी लोगों को खुराक, खाना, पानी, कपड़ा अंदर से मिल रहा, क्योंकि कॉटन भी अपनी है,
चना भी अपना है, चावल भी अपना है, तो लिहाजा ये मिनिमम है। वैसे तो एक सवाल है कि जब रोटी का बड़ा मकान अपना है तो घबराए क्यों हो, फिर क्यों भागते हो IMF के पीछे। खैर एनीवे, तो बात तो ये है बच्चों के हॉरिजॉन्टल रेंज है मिनिमम पोटेंशियल, और ये जो B से C है इसको वो कहता है ये है हमारी इंटरमीडिएट रेंज। इंटरमीडिएट रेंज, ये जो इंटरमीडिएट रेंज है उसको ये इनकी शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व है जो उसने उसके बीच में ही तय कर दी है, और वो कहता है कि ये जो मेरा C से AS यानी एग्रीगेट सप्लाई का हिस्सा है ये फुल एम्प्लॉयमेंट को शो कर रहा है, तो फुल एम्प्लॉयमेंट तो ऐसे ही शो हो जाती है। ज़रूरत क्या पड़ी है आपको खामखा एक लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई की, उसी कर्व को यूं करके सीधा ऊपर से यूं सीधा ठाने, तो जनाब ये इसकी वर्टिकल रेंज है, और वर्टिकल रेंज जो है वो इनकी केन साहब की वर्टिकल रेंज है और उनकी ये लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व है। तो वो कहता है ज़रूरत क्या पड़ी है इतने लंबे चौड़े चक्रों में आपको पढ़ने की, एक लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व बना दी, एक शॉर्ट रन बना दी। वो कहता है एक ही बनाए और उसके अंदर फिर एक हॉरिजॉन्टल हिस्सा भी बना दे जिससे इकोनॉमी का मिनिमम पोटेंशियल शो हो जाए कि ये कम से कम पोटेंशियल है, इससे आगे भी आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। और फिर उसके बाद जो उसका इंटरमीडिएट है वो उनका शॉर्ट रन को कवर कर रहा है, और जो उसका वर्टिकल है वो लॉन्ग रन को कवर कर रहा है। लेकिन मैं ये दोनों चीज़ें काट रहा हूँ ये समझाने के लिए थी। हम केन्स की बात कर रहे हैं तो केन्स की एग्रीगेट सप्लाई के 3 हिस्से हैं, हॉरिजॉन्टल मिनिमम पोटेंशियल, इंटरमीडिएट जो उनका शॉर्ट रन है, और लॉन्ग रन जो फुल एम्प्लॉयमेंट को, और वर्टिकल जो उस फुल एम्प्लॉयमेंट को शो करता है। क्लियर जी। तो वो एक ही कर्व से सारे काम कर लेता, वो कहता है एवं इन्होंने चक्कर में डाला। ठीक है जी, ये क्लियर होगी बात, ये क्लियर होगी बात कि उसी कर्व का यार ये देखो ना, उसी कर्व का ये हिस्सा पकड़ लो, ये देखो मैं रेड इंक से बनाता हूँ, ये हिस्सा पकड़ लो। ए किधर गया यार, इंक तो ले लो पहले, ये इंक दो यार, ये इंक दे दी कंप्यूटर जी, इंक दे। ये देखें ये आ गया वर्टिकल हिस्सा, ये आ गया इंटरमीडिएट हिस्सा, और इसके साथ ये अटैच कर दिया, ये आ गया आपका हॉरिजॉन्टल हिस्सा। तो ये आपकी कर्व बन गई। वो इसी कर्व को उसने 3 हिस्से बना दिए, और एक ही कर्व में उनका लॉन्ग रन भी ऐड कर दिया, उनका शॉर्ट रन भी ऐड कर दिया, और साथ मिनिमम लेवल भी बता दिया। फिर इन्होंने उससे कहा कि तुम ये बताओ कि हमारा तो फिर शॉर्ट रन शिफ्ट भी हो जाता है आगे पीछे, लॉन्ग रन भी हो जाता है, तुम्हारा कैसे शिफ्ट होगा। उसने कहा है मेरा क्यों नहीं शिफ्ट हो सकता, मैं भी शिफ्ट कर सकता हूँ। मैं तुम्हें भी बताता हूँ कि ये प्राइस लेवल है, ये रियल आउटपुट है जी। ठीक है, तो भाई बात ये है कि लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई का जो है बनाने की बजाय ये मेरा बन गया जी एग्रीगेट सप्लाई कर्व 1। अगर प्रोड्यूसर्स ने प्रोडक्शन बढ़ाई, अगर प्रोड्यूसर्स ने प्रोडक्शन बढ़ाई तो जाहिर पोटेंशियल मिनिमम पोटेंशियल तो चेंज ही ना होता, तो ये इस तरह राइटवर्ड चला जाएगा, मिनिमम पोटेंशियल वही रहेगा, यानी हॉरिजॉन्टल रेंज वही रहेगी, ये S2 हो गया। और अगर इन्होंने प्रोडक्शन घटा दी तो तब भी मिनिमम पोटेंशियल से नीचे तो जा नहीं सकते हो, तो फिर क्या होगा, फिर तुम इसको यहीं से पकड़ो और ये ले जाओ पीछे, ये टेल सेम रहेगी सबकी, तो ये बन गया आपका AS0, ये लेफ्टवर्ड चला गया। तो कहता है लेफ्टवर्ड भी जाता है राइटवर्ड भी जाता है। कौन कहता है मेरा कर्व लेफ्टवर्ड और राइटवर्ड नहीं जाता, क्यों जी, प्रोडक्शन बढ़ेगी राइटवर्ड चला जाएगा, कम होगी लेफ्टवर्ड आ जाएगा। अब इस एग्रीगेट सप्लाई कर्व की ज़रूरत पड़ेगी जब आगे जाके पेपर में एग्जामिनर सोल्यूशन भेजता है, तो वो इससे भेजता है, किस चीज़ का सोल्यूशन भेजता है इस कर्व से, वो भेजता है नॉर्मली इन्फ्लेशन का, और इन्फ्लेशन के अंदर पर्टिकुलरली 2 तरह के इन्फ्लेशन, एक कॉस्ट पुश और एक डिमांड पुल। दोनों का जो सोल्यूशन एग्जामिनर भेज रहा है वो इस डायग्राम से भेज रहा है, इसलिए भैया मैंने यहीं पे आपकी बुक में सिर्फ ये वाला डायग्राम है जो आपकी ICAP की बुक है, मैंने इसका शिफ्ट भी आपको सिखाया ताकि वहाँ जाके मुझे चैप्टर नंबर 11 में इसकी ज़रूरत पड़नी है, तो ये अभी से मैं आपको इसकी शेप बता रहा हूँ, वहाँ जाके दोबारा बताऊँगा, लेकिन फिर भी याद दहानी तो करा दीजिए। क्या ख्याल है बच्चों?
हॉरिजॉन्टल का रेंज में कैसे चेंज हो रहा है वो हम बता देंगे आगे चल के, वो कोई मसला ही नहीं है। उसके अंदर ये होगा कि प्रोडक्शन बढ़ सकती है, देखें डिमांड बढ़े तो प्रोडक्शन बढ़ेगी, प्राइस लेवल नहीं बढ़ेगा, क्योंकि वो मिनिमम पोटेंशियल है, अब उतना तो हमारे पास रिसोर्सेज मुफ्त में पड़े हुए हैं ही हैं, तो जितनी डिमांड यहाँ तक बढ़ेगी रियल आउटपुट बढ़ता रहेगा और प्राइस लेवल नहीं बढ़ेगा, क्योंकि वो उतने वसाइल तो वैसे ही हमारे पास है, कीमतें बढ़ेंगी नहीं। उसके बाद जब वो स्कैर्स हो जाएंगे फिर प्राइसेस बढ़ना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो हम आगे जाके देख लेंगे, उसमें कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं है। तो अभी तक आज की बहस में क्लासिकल्स कहते हैं हर सूरत फुल एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, केन्स कहता है नहीं जी यहाँ तो आगे जाएगा या पीछे जाएगा, अगर आगे इक्विलिब्रियम गया तो इन्फ्लेशनरी गैप, पीछे गया तो डिफ्लेशनरी गैप, और डिफ्लेशनरी गैप को वो इफेक्टिव डिमांड का नाम भी देता है, चूँकि एक्सपेंडिचर पीछे रोक दिया आपने। और वो इतराज़ करता है कि आपको दो कर्व बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व एंड शॉर्ट रन, एक ही कर्व बनाए, उसी के अंदर वर्टिकल रेंज जो है वो फुल एम्प्लॉयमेंट को शो कर देगी, ठीक है, और इंटरमीडिएट रेंज जो है वो रिलेशनशिप शो कर देगी, और जो हॉरिजॉन्टल रेंज है वो फिर मिनिमम पोटेंशियल भी इकोनॉमी का बता देगी। तो इस तरह से आपका कर्व बन जाएगा। ये कई तरह से बना हुआ होता है, बाज़ औक़ात ये इस तरह से भी बना होता है, ए यूँ भी बना होता है, बाज़ जगह पे सिर्फ इतना ही बना होता है, लिहाजा इसमें कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं है। क्लियर बच्चों? तो आज की अंडरस्टैंडिंग अगर पूछी जाए 1 से लेके 100% तक बड़ा अहम लेक्चर था, वो पैसे कवर वो मार्क्स कवर किए, जो एक एक दो दो मार्क्स हैं इस चैप्टर में, छोटे छोटे मार्क्स हैं, उनको आज सिक्योर किया मैंने। कल तो ज़ाहिर है 7 नंबर का सवाल था इक्विलिब्रियम का, उससे पहले जो है जनाब डिमांड एंड सप्लाई की बेसिक बता रहा था, लेकिन आज जो है हमने छोटे छोटे कवर किए। क्लासिकल में एग्जिस्ट का क्या कभी ये आइडियल है? नहीं, ये कभी कभार हो जाता है कि वो वाकई क्लासिकल की बात साबित हो जाती है कि इक्विलिब्रियम थोड़ी देर के लिए आ जाता है और स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, लेकिन केन्स की बात ज़्यादा अच्छी है कि हमें तो ख़तरे से बचना है ना, और ख़तरा ये है कि ये कहीं आगे ना हो जाए, पीछे ना हो जाए, तो उसे स्टडी करें। यानी एज अ स्टूडेंट हमें डिजीज़ को पढ़ना है, फिटनेस को तो पढ़ना ही नहीं, फिटनेस आ गई तो और हमें क्या चाहिए। तो लिहाजा एज अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स हमें ये पढ़ना है कि अगर ये इससे आगे हो गया तो क्या होगा, और अगर ये इससे पीछे हो गया तो क्या होगा। तो हमें तो ये समझना है ना, चूँकि हमें तो डॉक्टर बनना है, इलाज करना है इकोनॉमी का, ठीक है। तो ये अगर हो गया फिर तो हमारे पास कोई आएगा ही नहीं, तंदुरुस्ती ज़ार नेमत है, फिर किसने आना है हमारे पास इलाज कराने। क्या हाल है? तो बच्चों आज की अंडरस्टैंडिंग 100%। ओके, थैंक यू महानूर फातिमा बेटे, अच्छा सवाल था, आगे चलिए बेटा। ठीक हो गई बात, ठीक हो गई बात, ठीक हो गई बात। आज कुछ क्या हुआ, बाकी बच्चे किधर गए भाई? पहले ही यार एग्जिट कर जाते हैं, अभी तो मैंने अल्लाह हाफिज भी नहीं बोला जी। हसनैन किधर चला गया? हसनैन नहीं नज़र आ रहा, बाकी बच्चे किधर चले गए? आज हमें फीडबैक भी नहीं दिया और पहले ही निकल गए हैं। जवेरिया है, अबीर है, आसन है, मोहम्मद अली है, काशिफ है, किधर चले गए? ओके बच्चों, सो सी यू इंशाल्लाह टुमारो, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। दिस चैप्टर इज़ ऑलमोस्ट ओवर, ये चैप्टर तकरीबन मुकम्मल हो गया है, ठीक है। तो कल इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी ऑन द सेम